नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर हुई बैठक। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुखद हादसा। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरा, 3 सैनिकों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान। आर्कटिक सर्किल इंडिया से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन। कहा, नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा के नए क्षेत्र चुनौती बनकर उभरे। भविष्य में देखने को मिलेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन। कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में नीट यूजी परीक्षा जारी। देश भर के 550 शहरों के करीब 5000 केंद्रों पर आयोजित हो रही है ये परीक्षा। और पीएम मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। पहली बार बिहार में आयोजित हो रहे हैं खेल। 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ जारी है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। और इन सब के बीच अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से ये गोलीबारी की, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध सरकार का कूटनीतिक हमला है जो स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जगह नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी की नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। हमारा देश केवल जवाब नहीं देता बल्कि कार्रवाई भी करता है और यह स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पर देश के हितों को सालों से अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया, लेकिन ये पीएम मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा और ना ही व्यवहार होगा। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है।
भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है, बयानों तक नहीं जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया, बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर ये नरेंद्र मोदी का शासन है, आंत तक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवार के ही सामने मार दिया गया और यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। उन्हें पीड़ित परिवारों और देश के आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ है, इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसावे पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी पाकिस्तान पर प्रतिबंधों का स्वागत किया है। कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं, यह सेना के हौसले को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवानों के हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान को रासाते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान उनके हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब दी। और पहलगाम आतंकवादी हमले के 13वें दिन आज श्रीनगर में लाल चौक पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजन किया। सनातन परंपरा में त्रयोदशी संस्कार के तहत हवन पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक समूह गुजरात के सूरत से आया था, जिन्होंने हवन पूजन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। तो उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। पहलगाम आतंकवादी हमले के 13 दिन बीत चुके हैं। लाल चौक पर लोगों ने इस आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, तो आज 13वें दिन लाल चौक पर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया, पूजन किया गया। सूरत से आए हुए शिव ओम मिश्रा हैं, आपने यहाँ पर क्या कुछ अनुष्ठान किए, क्या कुछ पूजा अर्चना की, क्या कार्यक्रम किए? आज जम्मू कश्मीर के हार्ट लाल चौक पर हम सब ने मिल कर के 22 अप्रैल को पहलगाम वाइसराय घाटी के अंदर हुए आतंकी हमले में शहीद 28 से अधिक हिंदू आत्माओं की शांति के लिए त्रयोदशी संस्कार यानी कि 13वीं संस्कार जो हमारे सनातन संस्कृति का एक विशेष महत्व है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर त्रयोदशी संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कश्मीर में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर एक क्षेत्र के लोगों ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसकी निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि 28 की जगह 2800 मारेंगे, तब इनकी आत्माओं को विशेष शांति मिलेगी। और आज यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित करके हम संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं, हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर से टूटे, कश्मीरी लोगों से टूटे, और वो हमेशा से कश्मीरियों के प्रति भारत को या हम सब लोगों को अलग करने का प्रयास करता है। परंतु भारत सरकार इसे टूरिज्म इंडस्ट्री बना करके और मजबूत बनाना चाहती है, और यही फ़र्क हम में और पाकिस्तान के अंदर है। शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा पाठ करने आए और एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ आके कि यहाँ पे एक अमन बना रहे। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आइए, यहाँ के ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के लोगों का जो आप सब एक कमाई का जरिया है वो प्लीज़ बने रहिए। यही खाली एक संदेश है कि यहाँ पर जो भी मृत आत्मा है उनकी आत्मा की शांति हो और कश्मीर फिर से
सुखमय, स्वच्छ और हमेशा टूरिस्ट से भरा, क्योंकि परेशानी सबके लिए है। तो ये यहाँ से एक वो किया गया आह्वान कि अब यहाँ कभी ऐसी जघन्य हत्या या कोई भी आतंकवादी गतिविधि न हो। आप देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना किया गया और निश्चित तौर से निर्णायक रूप से जब आतंकवाद पर प्रहार होगा तो पूरे देश को इसमें शांति मिलेगी। और कामना सबकी ये है कि कश्मीर में शांति रहे, देश में शांति रहे और सीमा के चाहे पार हो या फिर सीमा के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाल चौक, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर एक्शन जारी है और इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर गाजगिरी है। दोनों का एक्स अकाउंट अब भारत में बैन कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक पात्र कहा, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए इस बयान को हिंदू भावनाओं का अपमान बताया और कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने, वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है। और एक हादसे की खबर, जम्मू कश्मीर के रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। मृतकों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि ट्रक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थीं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। व्यक्तियों ने कबूल किया कि वे एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे और ट्रेनों से दिल्ली पहुंच गए। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद।
आगे की खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्किल इंडिया फोरम 2025 को संबोधित किया। उन्होंने यूरोप भारत साझेदारी पर कहा कि यूरोप ने आज की दुनिया की वास्तविकता के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। We are going to see, in a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So, we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. आगे की खबरों में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत की पहली 128 स्लाइस डिजिटल पीईटी सीटी मशीन ओमनी लेजेंड का गुड़गांव में उद्घाटन किया। साथ ही महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ भी किया। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सुविधा पर जोर दिया। Considering that today the entire emphasis and focus is on preventive health care, which is not only a responsibility of the medicos or the medical professionals, I think it's more of a national responsibility also. More so in the context when Prime Minister Modi keeps reminding us that for making of Viksit Bharat, we need to channelize the energies of each and every citizen. And in a country like India, where more than 70% of the population is below the age of 40, so how can we afford this vital energy and vital potential to be squandered away at the altar of preventable diseases? अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव क्रॉस कंट्री रेस में शामिल हुए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नोएडा दौड़ रहा है। यहां के लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनता की मांग है कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। नोएडा दौड़ रहा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके चुनाव एक साथ करवाओ। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराजगंज जनपद के बॉर्डर क्षेत्र से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने अभी तक 11 मदरसों पर नोटिस भेजकर उसे बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन मदरसों में जांच के दौरान पाया गया कि यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। ऐसे में इन मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में हैं। उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहां नहीं पाई गई। न तो सैंपट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय
या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें। और अब बात वेव्स 2025 की। वेब्स 2025 में भारत गेमिंग पवेलियन ने भारत की गेमिंग शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करता यह पवेलियन तकनीक और नवाचार का संगम है। पीएम ने स्वयं पवेलियन का दौरा किया और गेम डेवलपर्स और युवाओं से संवाद किया। तो देखिए तपस भट्टाचार्य जी की यह रिपोर्ट। वेव्स 2025 में भारत गेमिंग पवेलियन ने भारत की वैश्विक गेमिंग क्षेत्र में बढ़ती ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। करीब 2500 वर्ग मीटर में फैला ये पवेलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को साकार करता है जिसमें भारतीय गेमिंग को विश्व मंच पर ले जाने की परिकल्पना है। भारत गेमिंग पवेलियन जो हमने बनाया है उसका जो आइडिया था कि इंडियन भारतीय कल्चर से हम उससे कुछ डिराइव करें एंड उसको यही कहानियां हम अपने गेम्स के थ्रू दुनिया में ले जाएं। सो दैट वाज द आइडिया। गेमिंग को इंडिया में एक महत्व दिया गया है एंड दैट इज वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अत्याधुनिक गेमिंग तकनीकों के जरिए ये प्रदर्शनी दिखाती है कि कैसे भारत इनोवेशन को इमर्सिव स्टोरी टेलिंग से जोड़कर विश्व स्तरीय अनुभव दे रहा है। ड्रीम स्पोर्ट्स द्वारा स्थापित और क्राफ्टन, नजारा, जियो गेम्स तथा एक्सबॉक्स जैसी अग्रणी कंपनियों द्वारा समर्थित ये पवेलियन भारत की डिजिटल क्षमता का उत्सव है। EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग वित्त वर्ष 2029 तक 9.2 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसमें अगले 3 वर्षों में करीब 2.3 अरब डॉलर का निवेश संभावित है। ये उद्योग पहले से ही 2 लाख से अधिक भारतीयों को रोजगार दे रहा है और अगले कुछ वर्षों में 2 लाख नई हाई स्किल्ड नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वेव्स के गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। यहाँ पे देश विदेश सब जगह से लोग आए हैं। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और भारत इस क्रांति में आगे बढ़ने वाला है। ये जो गेमिंग रेवोल्यूशन है वो यहाँ मुंबई से ही शुरुआत होने वाली है। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि यहाँ से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए ये गेमिंग इंडस्ट्री को तैयार होना पड़ेगा। क्या आप आशीष के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। अगली खबर, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद आज भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। मंदिर परिसर का कैसा है नजारा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त अद्भुत पल के साक्षी बने। मंदिर के मुख्य पुजारी ने विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने शुभ कार्य से पूर्व किए जाने वाले झोड़ा नृत्य कर और लोकगीत गाकर मंगल कामनाएं की। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन भी बजाई। मंदिर परिसर में सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू किया गया और 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस खास अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो।
वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर टिहरी राजवंश की खास भूमिका रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल के दीपक का तेल टिहरी राज परिवार के द्वारा ही पिरोया जाता है। परंपरा है कि भगवान का जो गाड़ू घड़ा तेल जो है और जो कपाट उद्घाटन की तिथि होती है वो राज दरबार से निकाली जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने पर देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा से मिलन होता है, यहाँ की अनुभूति तो बयान ही नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कपाट खुलने के बाद से करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात एक और पवित्र यात्रा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के केंद्र शासित प्रदेश के पहले हज जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान यात्रियों से संवाद किया और उन्हें यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हज की कामना की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इस साल कुल 3,622 हज यात्री हज यात्रा पर रवाना होंगे। इनमें से लगभग 3,132 यात्री श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 से लेकर 15 मई 2025 के बीच संचालित 11 विशेष उड़ानों के माध्यम से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जबकि लद्दाख से 242 यात्री हज यात्रा करेंगे। सभी हज यात्रियों का सऊदी अरब के जेद्दा में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा स्वागत किया जाएगा। उपराज्यपाल ने हज यात्रा के सफल संचालन में योगदान देने वाले सभी विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों के सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता सहित सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।